है ना, दैट इज योर क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, है ना। ऐसी कोई भी क्वांटिटी मेजर कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली आपका फिजिकल क्वांटिटी, है ना। और इन फिजिक्स वी स्टडी अबाउट द फिजिकल क्वांटिटी, वी स्टडी अबाउट फिजिकल क्वांटिटी एंड देयर रिलेशनशिप। तो फिजिक्स में हम फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हैं और उसके रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं, एंड देयर रिलेशनशिप, ये हम पढ़ते हैं फिजिक्स में। तो ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसको कि हम मेजर कर सकते हैं उसी को हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। लाइक कोई भी क्वांटिटी, मे बी टेम्परेचर वी कैन मेजर, तो टेम्परेचर इज ए फिजिकल क्वांटिटी, है ना। वी कैन मेजर द मास ऑल्सो, जिसका कोई यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट होगा। वी कैन मेजर द करंट ऑल्सो। कोई भी चीज जो कि मेजरेबल होती है वही फिजिकल क्वांटिटी होती है, और नॉन फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिसको कि हम मेजर नहीं कर सकते। वी कैन टॉक अबाउट द नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो जो नॉन फिजिकल क्वांटिटी होती है दैट कैन नॉट बी मेजर, है ना। ये क्वांटिटी जो होती है जो कि मेजर नहीं कर सकते हैं, है ना। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी का मतलब जो हो जाएगा, लाइक वी कैन टॉक अबाउट द इमोशन, है ना। अब इमोशन को कैसे मेजर करेंगे, है ना। कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है नहीं जो कि इमोशन को मेजर कर पाए, लाइक पेन, हैप्पीनेस, है ना। ये सारी चीजें जो है नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिजिक्स में इसका कोई मतलब नहीं है ना, कि हम इसमें जब भी बात करेंगे तो वी टॉक अबाउट द फिजिकल क्वांटिटी ओनली। फिजिक्स का एम ही है कि वी स्टडी अबाउट द फिजिकल क्वांटिटी एंड देयर रिलेशनशिप, है ना। तो हम फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटी होती है ये दो तरह की होती है, कि जब भी हम बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटी की तो इसकी दो कैटेगरीज है ना, कि फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारी होती हैं, इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट टाइप की जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। सर आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। बेटा अब तो नहीं क्रैक हो रही है, मैंने नेटवर्क भी चेंज कर दिया, अब नहीं हो रही है क्रैक। नो लैग सर। आपके उधर नेटवर्क की प्रॉब्लम है? नहीं सर, आप क्लियर है सर। हाँ, नहीं प्रॉब्लम है ना। तो पहली जो क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी कैटेगरी है दैट इज योर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। Recording in progress. फंडामेंटल, है ना। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, कि जब भी हम बात करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी की, तो फंडामेंटल क्वांटिटी वो होती हैं जो कि एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है ना। कि जब भी हम बात करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी की तो ये वो क्वांटिटी होती हैं, क्वांटिटी which are independent to each other, which are independent to each other, है ना। and all other quantity and all other quantity, है ना, can be represented in terms of fundamental quantity, in terms of fundamental quantity, है ना। ये आपका होता है कि एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं, कोई रिलेशन नहीं होता है, और बाकी सारी जो क्वांटिटी होंगी वो फंडामेंटल के टर्म्स में हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो फंडामेंटल के एग्जांपल हो जाएंगे लाइक मास, है ना, लेंथ, टाइम, है ना, टेम्परेचर, ये सारी, और मैं बताऊंगा अभी आपको इसकी लिस्ट बताऊंगा कि कौन कौन से फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। फिलहाल मास का लेंथ से कोई रिलेशन नहीं है, लेंथ का टाइम से कोई रिलेशन नहीं है, टाइम का टेम्परेचर से कोई रिलेशन नहीं है।
ये फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। बाकी सारी क्वांटिटी को हम इसके टर्म्स में हम शो कर सकते हैं। तो पहला तो हो गया फंडामेंटल, दूसरा होता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, है ना, कि जो नेक्स्ट चीज होती है दैट इज योर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। एंड एज द नेम सजेस्ट कि ये फंडामेंटल से डिराइव्ड होती है ना, तो फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर ही क्या होंगी बेसिकली आपकी ये डिपेंड करेगी। तो जो आपकी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड in terms of fundamental quantity, fundamental quantity, है ना, कि ऐसी कोई भी क्वांटिटी जो कि फंडामेंटल के टर्म्स में हम जिसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं वही होती है डिराइव। तो डिराइव तो बहुत सारी होती है भाई, फंडामेंटल तो सिर्फ 7 है, लेकिन डिराइव जो होती है वो तो आप एनसीईआरटी में देखोगे, एनसीईआरटी के लास्ट पेज में दिया होता है, एनसीईआरटी लास्ट पेज, है ना, वॉल्यूम 1 में, है ना, उसमें कुछ 97 डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो बहुत सारी होती हैं। तो डिराइव्ड का एग्जांपल हो जाएगा लाइक वी टॉक अबाउट द स्पीड, तो स्पीड आपका डिस्टेंस बाय टाइम हो जाएगा, है ना, डिस्टेंस का मतलब लेंथ हो गया, ई टाइम हो गया, तो स्पीड लेंथ और टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा। तो स्पीड, फोर्स, जो भी क्वांटिटीज हैं, एक्सेलरेशन, ये सारी जो होती हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो सबसे पहले आपका आ गया फंडामेंटल और दूसरा हो गया डिराइव्ड, है ना। तो जस्ट मैंने बोला कि फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है, दैट कैन बी मेजर्ड, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड आ जाएगा, है ना। तो ये जस्ट हम इसमें डिफाइन करते हैं। ओके, तो ये जस्ट हमने इसको डिफाइन किया है ना। तो आप साथ साथ में नोट्स बनाना भाई, फिजिक्स में नोट्स की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, क्लास का नोट्स हमेशा बनाते चलना, है ना, ऑलवेज ट्राई टू मेक द क्लास नोट्स, है ना, क्लास नोट्स हमेशा साइमल्टेनियसली बनाते चलो, है ना। ये आराम से मैं लिखता हूँ तो उसको लिखना कोई मुश्किल काम नहीं, तो एक कॉपी में लिखते हुए चलो, है ना। तो क्लास का नोट्स हमेशा होना चाहिए आपके पास। चलो अब हम आ जाते हैं कि व्हाट इज द सेट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, कि जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं ये कौन कौन सी होती है, एक बार बताना पड़ेगा फिर आपको याद रहेगी सारी चीजें, है ना। तो हम यहाँ पे याद, Can you show the previous slide once? ओके, हाँ नहीं लिख पाओ तो बता देना, मैं देख लूंगा। Okay, sir. Thank you. ओके, ठीक है। तो इसके बाद हम आ जाते हैं सेट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, फिजिकल तो है ही, नॉन फिजिकल की तो हम फिजिक्स में बातें नहीं करते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी, वही सेट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती है ना। तो जस्ट मैं इसका एक टेबल बना दूंगा, इफ आई फॉर्म द टेबल कि भाई कौन कौन सी होती हैं, तो वो इस तरह से टेबल होगा आपका, है ना। 7 होती हैं, है ना। तो इसमें आपका ये 3 कॉलम आ जाएंगे, ये आपका राइट, ओके। तो जब भी हम इसकी बात करेंगे तो सबसे पहले जो फिजिकल क्वांटिटी हम लिखते हैं फर्स्ट, दैट इज योर मास, है ना। इसमें जो हम लिखेंगे सबसे पहली जो चीज है, यहाँ पे आपका आ जाएगा फंडामेंटल क्वांटिटीज, कि कौन सी क्वांटिटी है ये,
और उसकी हम लिख देंगे एसआई यूनिट क्या होगी, और उसके लिए हम कौन सा नोटेशन या सिंबल यूज करते हैं, है ना, ये आपका सीरियल नंबर हो गया, ठीक है नहीं। तो कौन सी क्वांटिटी है, सबसे पहले कोई जो क्वांटिटी होगी दैट इज योर मास। तो मास की एसआई यूनिट हम जानते हैं केजी होता है, इसके लिए नोटेशन हम कैपिटल एम यूज करते हैं। सेकंड आपका हो जाएगा लेंथ, तो लेंथ की एसआई यूनिट जो होगी वो मीटर होगी, है ना, और इसके लिए हम एल यूज करेंगे। थर्ड आपका हो जाएगा टाइम, है ना, टाइम के लिए हम यूज करेंगे सेकंड, और इसके लिए नोटेशन हम कैपिटल टी यूज करते हैं। फोर्थ आपका हो जाएगा करंट, करंट इज ए फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो उसकी जो एसआई यूनिट होती है वो एम्पियर होती है, और इसके लिए हम या तो ए यूज करेंगे या समटाइम्स हम आई भी यूज करते हैं। फिफ्थ आपका हो जाएगा टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर की एसआई यूनिट आपकी केल्विन होती है ना, और इसके लिए हम के यूज करेंगे, समटाइम्स हम थीटा भी यूज करते हैं। सिक्स आपका हो जाएगा जो कि मेनली गैस में यूज होगा, दैट इज योर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, है ना, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का ऐसा यूनिट मोल हो जाएगा, और इसके लिए हम एमओएल यूज करते हैं। सेवन आपका हो जाएगा, ये कभी भी यूज नहीं होगा, जस्ट एक फंडामेंटल में आता है इसलिए नॉर्मली हम इसको लिखते हैं, दैट इज योर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, लाइट से रिलेटेड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है इसकी यूनिट होती है कैंडेला, है ना, और इसका शॉर्ट फॉर्म हम सीडी लिखते हैं, है ना। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, इसके अलावा कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं। बाकी सारी, हाँ बोलो बेटा। I have a doubt. Sir, why is current a fundamental quantity? Sir, करंट को like हम it's इंस्ट्रूमेंट से मेजर part कर of पाते time. हैं, चार्ज को मेजर नहीं कर पाते। करंट को मेजर करने के लिए वी हैव इंस्ट्रूमेंट्स, एक्सपेरिमेंटली जिस चीज को हम मेजर कर पाएंगे उसी को हम फंडामेंटल में रखते हैं। तो एक्सपेरिमेंटली वी कैन मेजर द करंट बट नॉट द चार्ज, तो इसलिए नॉर्मली हम करंट को फंडामेंटल लेते हैं कि देयर इज एक्सपेरिमेंट थ्रू विच वी कैन मेजर द करंट। 1 एम्पियर हम डिफाइन कर पाते हैं। इस सारी चीज़ों में डेफिनेशंस हैं, आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें सब में डेफिनेशंस दिए हुए हैं। तो ये रीजन है, वी कैन मेजर द करंट एक्सपेरिमेंटली बट वी कैन नॉट मेजर द चार्ज, दैट्स व्हाई मेजर तो है ना, करंट जो होता है वो फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। सर मेजर तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी हो सकती है, क्यों हाँ बेटा, वो या देखो वो फिर इंडिपेंडेंट नहीं है ना, इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए, है ना, वो तो ऐसे करंट भी आई इक्वल टू क्यू। जैसे जब भी आप लिखोगे ना बेटा करंट इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो आप भाई से या तो चार्ज को फंडामेंटल लो या करंट को लो। अभी हम बाकी चीज़ों की बातें नहीं करेंगे। तो चार्ज को इसलिए नहीं लिया क्योंकि चार्ज को हम मेजर नहीं कर पाते एक्सपेरिमेंटली। करंट की डेफिनेशन होती है, जैसे हम 1 एम्पियर लिखेंगे ना, तो 1 एम्पियर क्या होता है, इसको एक्सपेरिमेंटली हम डिफाइन कर पाते हैं। वो मैग्नेटिज्म में आता है कि अगर 1 एम्पियर करंट वायर में फ्लो होगा तो इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो दैट्स व्हाई वी हैव टेकन द करंट कि एक्सपेरिमेंटली ये वेल डिफाइंड है ना, सर नहीं है एक्सपेरिमेंटली। तो हम क्या करते हैं कि भाई करंट को फंडामेंटल ले लिया, चार्ज को आपने करंट इनटू टाइम ले लिया, तो चार्ज हो गया सर और करंट जो हो गया वो फंडामेंटल हो गया। सर हम इस डेफिनेशन को यूज चार्ज को चार्ज सर हम चार्ज इलेक्ट्रॉन से कंपेयर क्यों नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के चार्ज से? नहीं बेटा, चार्ज कुछ डिफाइन करेंगे ना कि भाई जो 1 कूलम चार्ज है उसको मेजर करने के लिए कोई ऐसा एक्सपेरिमेंटल मशीन नहीं है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप है ही नहीं, है ना, जिससे कि 1 कूलम को नॉर्मली हम कर पाए। नॉर्मली हम आप एनसीईआरटी पढ़ोगे विल गेट टू, ये रीजन है एक्सपेरिमेंट। तो ये आपकी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जिसको कि मैंने यहाँ पे लिस्ट किया है। इसके अलावा 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होती है, सप्लीमेंट्री यूनिट ऑल्सो, यहाँ पे सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होती है। इस 7 के अलावा एक सप्लीमेंट्री यूनिट भी है, इसमें सबसे पहला सप्लीमेंट्री यूनिट होता है वो होता है प्लेन, ये भी आप थोड़ा सा जानना। तो एंगल की जो यूनिट होती है दैट इज योर रेडियन, और दूसरा जो सप्लीमेंट्री यूनिट होता है दैट इज योर सॉलिड, है ना। जो सॉलिड एंगल होता है इसकी जो होती है वो स्टे रेडियन होती है,
है ना। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज प्लस 2 सप्लीमेंट्री यूनिट। सर हाँ बताओ। सर ये सप्लीमेंट्री यूनिट मतलब प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल को डेराइव में क्यों नहीं रखते? डिराइव में इसलिए नहीं रखते क्योंकि इससे इसका कोई रिलेशन है ही नहीं, ये अलग ही क्वांटिटी सर है। पर जैसे ये भी तो जैसे प्लेन एंगल वो होता है एक्चुअली ना ये आर्क लेंथ अपॉन हाँ, रेडियस। क्योंकि वो डायमेंशनलेस चीज है एक्चुअली। सर तो डायमेंशनलेस तो स्ट्रेन भी होता है। हाँ स्ट्रेन भी होता है, लेकिन प्लेन एंगल एक क्वांटिटी है ना बेटा। जैसे एंगल हम ले रहे हैं कोई, तो एंगल की कुछ ना कुछ यूनिट तो रखना पड़ेगा ना आपको। देखो ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, ये क्वांटिटीज नहीं है। जैसे आपने ये सारी यूनिट लिखी ना, तो आपको कोई तो कोई यूनिट डिफाइन करनी पड़ेगी ना। ये बाकी जो भी क्वांटिटी डिराइव्ड होंगी, इसको मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये डिराइव्ड या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ऐसा ही यूनिट को ये सप्लीमेंट कर रहा है। मतलब सर इसमें ये मतलब चीज नहीं आ रहा है। ये फंडामेंटल यूनिट्स को एक्सप्रेस करने के लिए सप्लीमेंट्री यूनिट्स यूज करते हैं। नहीं नहीं, फंडामेंटल एक अलग चीज है। फंडामेंटल तो ये 7 ही होगी। अगर आप फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो विल नॉट से कि प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। हाँ, ऐसा यूनिट में आपने ये सारी यूनिट ले ली, इस, इसको सप्लीमेंट करने के लिए। इसके अलावा भी 2 यूनिट हो सकती है, क्योंकि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल जो होती हैं, ये दोनों चीजें डायमेंशनलेस हैं। ये क्या है बेसिकली आपके डायमेंशनलेस। तो अगर ये डायमेंशनलेस है लेकिन इसकी यूनिट होती है ना, डायमेंशनलेस है लेकिन ये यूनिट होती है, तो उसके लिए नॉर्मली हमने इसको लिखा है कि एक आपकी यूनिट हो जाएगी रेडियन और दूसरी हो जाएगी बेसिकली आपकी स्टेरेडियन। राइट, ओके। फिजिकल क्वांटिटी सारी इसी के टर्म्स में आएंगी, फंडामेंटल के टर्म्स में। ये तो आपने पढ़ लिया सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट आपको ध्यान रखना है कि एक ऐसी चीज है जो कि है तो डायमेंशनलेस, लेकिन इसकी unit है प्लेन एंगल की रेडियन है, इसकी क्या है बेसिकली आपकी स्टेरेडियन है। इसके सर ऊपर जो मेन आपको फोकस करना है दैट इज डायमेंशंस, कि भाई डायमेंशंस होते क्या हैं। इसमें थोड़े से सर आप एक बार हाँ बोलो। सर आप एक बार ये सॉलिड एंगल को एक्सप्लेन कर देंगे, ये क्या होता है? सॉलिड एंगल बेटा होता है जैसे प्लेन एंगल आपने लिखा ना, वैसे तो मैच्योर है इसको बताना, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, अभी इसकी जरूरत नहीं है आपको एक्चुअली। ये यूज होगा जैसे आप यहाँ पे लिखते हो ना प्लेन एंगल, कि कोई भी प्लेन एंगल क्या होता है ना। ज़्यादातर 12th में प्लेन एंगल जो होता है ये आपका होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। सर वॉइस नहीं आ रही। वो आपकी नेटवर्क की प्रॉब्लम है। प्लेन एंगल इज द आर्क लेंथ अपॉन रेडियस होगा। तो प्लेन एंगल इज द एंगल सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट और आर्क। कि कोई भी आर्क या लाइन सेगमेंट जो एंगल सबटेंड करता है वो प्लेन एंगल होता है। तो लाइक आपने बोला ये कोई सपोज इस तरह से सर्कल है, यहाँ पे आपने कोई भी लाइन सेगमेंट ले लिया है ना, तो वो जो एंगल सबटेंड कर रहा है इसी को हम बोलते हैं प्लेन एंगल। तो मे बी थीटा हो गया है ना। तो हम ये आर्क की लेंथ निकाल लेंगे कितनी होगी। आर्क की लेंथ सपोज डेल्टा एल हो गई और इसकी रेडियस अगर आर है तो हम प्लेन एंगल लिख देंगे डेल्टा एल अपॉन रेडियस। लेकिन जो सॉलिड एंगल होता है ये डिफरेंट चीज होती है। सॉलिड एंगल की जब भी मैं बात करूंगा तो सॉलिड एंगल इज एंगल formed by an area at a point। ना किसी पॉइंट पे जो एरिया एंगल सबटेंड करता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। तो जैसे मैंने यहाँ पे इसको सर्कल लिया था, अगर मैं इसको स्फीयर ले लूँ इस तरह से, ये सर्कल की बजाय कोई 3D फिगर स्फीयर है, तो इसका कोई एरिया ले लो क्या पैसे, स्फीयर का एक एरिया है, ये आपका हो गया डेल्टा ई। तो ये एंगल सबटेंड करेगा के सेंटर पे जो एंगल है इसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल का जो सिंबल होता है दैट इज योर दिस इज सिंबल, नोट करते हैं। तो ये जो एंगल है ये सॉलिड एंगल है, और सॉलिड की वैल्यू होती है दैट इज द एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। तो अगर ये एरिया डेल्टा ए है, इसको हम रेडियस स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो जो टर्म आ जाएगा वो सॉलिड एंगल आ जाएगा। तो ये जो 3D टाइप बन रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं आपका सॉलिड एंगल। तो प्लेन कैपिटलों में इसमें
क्या बोल रहे हो बेटा? ये कैपिटल ओमेगा है। कैपिटल ओमेगा है ना, दिस इज योर कैपिटल ओमेगा। तो कैपिटल हम सॉलिड ओमेगा एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एरिया बाय रेडियस का स्क्वायर होता है। अब जैसे यूज नहीं होगा कुछ भी है, लेकिन फिर भी आप जान लो ये प्लेन एंगल है, ये सॉलिड एंगल। सर मतलब कोन का जो टॉप का एंगल होता है वो सॉलिड एंगल, वो सॉलिड एंगल हो जाएगा, जो 3D एंगल होगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि कोई भी इस तरह से कोन बना है तो कोन का जो टॉप का एंगल होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? सॉलिड एंगल, है ना। वो यूज होता है फिजिक्स में कई बार, है ना। वही चीज है कि ये तो यूनिट थी, लेकिन ये दो इसको सप्लीमेंट करने के लिए यूज हो रही है ना। तो आप कर सकते हैं। सर स्टीरेडियन का सेल्सियस में कन्वर्जन क्या होता है? इसमें सर सेल्सियस में स्टीरेडियंस का। किसमें कन्वर्जन? फिर से जोर से बोलो बेटा जरा। सर सेल्सियस में स्टीरेडियंस टू सेल्सियस। अभी कन्वर्जन बताऊंगा मैं आपको, अभी नहीं तो पूरा हमारा पाथ डेविएट हो जाएगा। क्या आ गया? इसके बाद मेन जो चीज जिसमें हम फोकस करते हैं दैट इज योर डायमेंशंस एंड डायमेंशनल एनालिसिस। आपको जो टॉपिक पढ़ना है मेन इसमें दैट इज योर डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस, है ना। तो जो डायमेंशनल एनालिसिस है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम डायमेंशंस का मतलब समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायमेंशंस, है ना। तो डायमेंशंस की फिजिक्स में जो मीनिंग है, डायमेंशंस आर पावर to which fundamental quantity must be raised to represent, है ना, derived physical quantity। ये आपका होता है ना। तो डायमेंशनल पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। ये डायमेंशंस का मतलब है। जैसे मैंने बोला, सपोज सबसे पहले हम ले लेते हैं स्पीड, है ना। तो स्पीड आपका डिस्टेंस बाय टाइम हो जाएगा, है ना। तो डिस्टेंस को हम एल से शो करेंगे और टाइम को टी से। तो यहाँ पे इस तरह से चीजें आ जाएंगी, एल टी माइनस वन, है ना। तो ये जो चीज आती है इसको हम बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। दिस इज सिंपल डायमेंशनल फॉर्मूला, है ना। और डायमेंशंस क्या होगा? जो इसकी पावर होती है। जैसे यहाँ पे एल की पावर 1 है तो 1 इज द डायमेंशन। तो हम बोलेंगे स्पीड में लेंथ की डायमेंशन या पावर 1 है, स्पीड में टाइम की डायमेंशन या पावर -1 है। तो डायमेंशंस जो होती है वो पावर होती है। और इस तरह से जब कंप्लीट एक्सप्रेशन लिखते हैं तो इसी को हम लिखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। तो आज के लेक्चर का आपका एम ही यही है कि बहुत सारे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उसका जस्ट हम डायमेंशनल फॉर्मूला जानने की कोशिश करेंगे। तो बहुत सारी क्वांटिटी के बारे में तो आपको नॉलेज होगा, लेकिन बहुत सारी क्वांटिटी के बारे में आप नहीं भी जानते होंगे। तो आई विल टेल यू कि भाई ये एक्सप्रेशन है, डायमेंशनल फॉर्मूला ये होगा। जैसे स्पीड आ गया, सेकंड क्वांटिटी हम यहाँ पे ले सकते हैं एक्सेलरेशन, है ना। कि सेकंड जो क्वांटिटी हो जाएगी क्या सही लर्न भी करना होगा। हाँ, लर्न करना होगा, वो अपने आप ही आ जाएगा। तो आपको तो एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, ये आपका होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। कि एक्सेलरेशन जो होगा ये क्या हो जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन वेलोसिटी मींस वेलोसिटी, तो LT-2। हाँ, ये आपका हो जाएगा LT-1 और टाइम की जगह पे टी नीचे चला गया तो अपने आप ही सीक्वेंस में आता जाएगा। तो ये LT-2 आ जाएगा। इससे कनेक्टेड है ना, स्पीड आ गया तो स्पीड नहीं होंगे, है ना। स्पीड और वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम ही होता है, क्वांटिटी
स्केलर एंड वेक्टर है। एक्सलेशन का आ गया L t-2, एक्सलेशन आ गया फोर्स आ जाएगा। फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सलेशन। सर हम SI यूनिट देख के सर नहीं बता सकते? MLT-2 उससे भी कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं। SI यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो L t-2 आ गया। फोर्स मास इनटू एक्सलेशन आ गया, तो MLT-2 ML t-2 आ गया। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स। तो सब एक चीज से कनेक्ट। थर्ड आपका वर्क आ गया। सर याद करके रखना पड़ेगा सारा डायमेंशन। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सर स्टार्टिंग के तो करने पड़ेंगे, ML2T-2 स्टार्टिंग के करने पड़ेंगे आपको, बाद में तो सीधे सीधे आप आते जाएंगे। तो वर्क इज इक्वल टू सर होता है फोर्स। ML2T-2 बिल्कुल बिल्कुल, बोलो मत, मैं बता दूं। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का आपका हो जाएगा ML t-2 और डिस्प्लेसमेंट आपका L हो गया। तो अल्टीमेटली वर्क का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा ये आपका हो जाएगा ML स्क्वायर इंटू t-2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वर्क। और वर्क का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वही एनर्जी का होगा, और वही चीज आपकी हीट का भी होगा। तो हीट, वर्क एंड एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? सेम होता है। एक और क्वांटिटी होती है उसको हम बोलते हैं टॉर्क, है ना। टॉर्क इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टॉर्क जो होता है दैट इज योर टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, है ना। तो जो टॉर्क होता है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम लिखते हैं हम। ये फोर्स इनटू डिस्टेंस ही होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस ही होता है। तो ये भी हो जाएगा ML स्क्वायर इंटू t-2। मतलब टॉर्क एंड वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है, क्वांटिटी अलग है। तो टॉर्क भी आपका फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है। सर टॉर्क और कपल फोर्स सेम होता है सेम चीज टर्निंग है, इफेक्ट के लिए? बिल्कुल चीज है, बिल्कुल सेम है। टॉर्क एंड कपल ओके सर। ऑफ फोर्स सेम चीज, या मोमेंट ऑफ फोर्स। तो कई बार हम मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। तो टॉर्क, कपल ऑफ फोर्स एंड मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होती है? सेम चीज होती है। तो वर्क आ गया, टॉर्क आ गया, 6 में प्रेशर लिख सकते हैं हम, है ना। तो जो प्रेशर होगा ये आपका फोर्स अपॉन एरिया हो जाएगा। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता है, ML-2। एरिया का आपका हो जाएगा L स्क्वायर। अल्टीमेटली प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा ML-1 t-2, है ना। और प्रेशर का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वही स्ट्रेस का होता है। स्ट्रेस भी फोर्स अपॉन एरिया होता है। स्ट्रेस एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, बाद में यूज होगी। दिस इज ऑल्सो फोर्स अपॉन एरिया। ये भी आपका हो जाएगा ML-1 इंटू t-2। ऐसे ही किसी स्टूडेंट ने मेंशन किया था स्ट्रेन। स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो आप देखो ये डायमेंशनलेस हो जाएगा ना, चेंज इन लेंथ का भी L होगा, इसका भी L होगा। तो नॉर्मली ये आपका सब चीजें कैंसिल हो जाएंगी, ये हो जाएगा M0 L0 T0। तो जब सबकी पावर 0 लिख देंगे तो इसी क्वांटिटी को हम डायमेंशनलेस बोलते हैं। सर प्रेशर और स्ट्रेस में क्या डिफरेंस है? देखो स्ट्रेस जो होता है ना इसमें रिस्टोरिंग फोर्स होता है, और प्रेशर में एक्सटर्नल फोर्स होता है। स्ट्रेस की डेफिनेशन में ना ये इंटरनल फोर्सेस होते हैं, है ना। तो वो हम फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो अभी हम जो क्वांटिटीज है ना इसके बारे में अभी बहुत डिटेल में हम पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये तो बाद में आएंगी। स्ट्रेस इज द ऑफ ए चैप्टर इलास्टिसिटी। तो अभी हम इलास्टिसिटी तो नहीं पढ़ सकते ना, ये तो 11th में लेटर ऑन आएगा। अभी जस्ट आपको एक डेफिनेशन जाननी है ना। नेचर ऑफ फोर्स में चेंज होता है, इसमें जो फोर्स होता है वो इंटरनल फोर्स होते हैं, जिसको कि हम रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। तो स्ट्रेस आपका फोर्स अपॉन एरिया आ जाएगा। मैं सब कुछ जानता हूँ क्योंकि मैं तो पूरी फिजिक्स पढ़ाता हूँ, 11th 12th, है ना, सबको दैट आई, है ना। बताओ प्लैंक्स कांस्टेंट का क्या होता है? अभी अभी आएंगे बेटा, 1 बाय 1। आप जल्दीबाजी मत करो, सब चीज़ों पे हम पहुंचेंगे, है ना। स्टेप वाइज विल रीच प्लैंक कांस्टेंट आल्सो। तो स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया हो गया, स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। भाई जो प्रोसेस ऑफ टीचिंग है दैट इज अ स्टेप वाइज प्रोसेस। तो धीरे धीरे विल रीच द स्टेप एवरीथिंग। तो आपका आ गया, है ना। तो ये आपका स्ट्रेन आ गया। इसी का जो रेशियो होता है 10th में, हम 9th में हम उसको ले सकते हैं, दैट इज नोन एज अ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी,
तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है, दिस इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो होता है ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। तो स्ट्रेस ही हो जाएगा ये, क्योंकि स्ट्रेन तो डायमेंशनलेस है, तो इसकी भी डायमेंशन जो होगी वो ml-1 t-2 होगी। तो प्रेशर, स्ट्रेस एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इन सबके डायमेंशंस क्या होते हैं बेसिकली आपके सेम होते हैं, है ना? देख लो, है ना? तो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। हाँ बताओ सर, जितने भी ऐसे क्वांटिटी होंगे जो रेशियो से आएंगे सर, उनका डायमेंशन m0 l0 और t0 होगा। सेम क्वांटिटी के रेशियो से, अगर सेम चीजों का रेशियो हाँ, हो जाएगा तो वो डायमेंशनलेस हो जाएगा। लाइक एंगल, लेंथ बाय लेंथ, है ना? स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ बाय, तो सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो जब होगा तो वो डायमेंशनलेस हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो होता है, दैट इज आल्सो डायमेंशनलेस, है ना? ये आपका गया। तो जस्ट मैंने 9 क्वांटिटी लिखी है। ऐसे कुछ मैं बेसिक्स बता देता हूँ, फिर बाद में धीरे धीरे आप खुद ही आता जाएगा आपको, कोई ऐसी मुश्किल चीज स्टार्टिंग में अभी एक्चुअली आपको पता नहीं होता है, इसलिए आपको थोड़ा सा बताना पड़ता है मुझे। क्या आपका गया? है ना? ये आपका गया। इसके बाद हम आ जाते हैं 10th पे। आपका हो जाएगा, आप मोमेंटम लिख लो। मोमेंटम, तो मोमेंटम हम जानते हैं मास इनटू वेलोसिटी होता है, तो ये आपका हो जाएगा mlt-1। आप 11th में लिख देंगे एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम होता है मास वेलोसिटी इनटू डिस्टेंस, mvr। तो इसमें एक मल्टीप्लाई हो जाएगा ml² t-1। अब ये क्या क्वांटिटी है ना, अभी हम नहीं जानेंगे, बस आपको सुनना है और बेसिक फॉर्मूला जानना है क्या होता है। तो मास इनटू वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम होता है मास वेलोसिटी इनटू रेडियस, तो ml² इनटू t-1 हो जाएगा। दिस इज योर नेक्स्ट एंगुलर मोमेंटम। हाँ, तो ये सब बेसिक क्वांटिटीज हैं जिसका कि डायमेंशनल फॉर्मूला जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, है ना? ये आपका आ जाएगा इस तरह से, है ना? ऐसे आपका एक टर्म आ जाएगा, उसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन फोर्स बाय लेंथ होता है। तो जब फोर्स बाय लेंथ होगा तो ये आपका हो जाएगा mt-2, फोर्स में लेंथ कैंसिल हो जाएगा। ऐसे आपका 13 एक टर्म आ जाएगा सरफेस टेंशन के बाद, इसको हम बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट, या समटाइम्स वी कॉल इट एज ए स्प्रिंग कांस्टेंट आल्सो। तो जो स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट होता है, ये भी फोर्स अपॉन लेंथ ही होता है। तो इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला वही होता है जो सरफेस टेंशन का होता है। कांस्टेंट कौन सा होता है? कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट। इसे डिनोट किससे करते हैं? इसको के से डिनोट करते हैं, यस। है ना? के से डिनोट करते हैं, वो स्प्रिंग फोर्स में यूज होगा, है ना? स्प्रिंग एक्स होता है, ये फोर्स अपॉन लेंथ होता है। तो mt-2 हो गया, है ना? दिस इज mt-2, है ना? कुछ 12th के भी आएंगे, अभी मैं सिंपल सा 11th पे फोकस कर रहा हूँ। ऐसे पावर, तो पावर हम जानते ही हैं, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम हो जाएगा। तो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा ml² t-2 बाय टाइम। तो पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा t-3। ऐसे ही आपका एक टर्म आ जाएगा 15 इम्पल्स, है ना? तो इम्पल्स फोर्स इनटू टाइम होता है, ये आपका हो जाएगा ml-1, है ना? इम्पल्स जो होता है दिस इज फोर्स इनटू टाइम। इम्पल्स एंड मोमेंटम का सेम है ना, क्योंकि इम्पल्स मोमेंटम के इक्वल होता है। तो ये आपका इम्पल्स टर्म आ गया, फोर्स इनटू टाइम आ गया। तो ये कुछ मैंने बेसिक बताया है ना? कुछ 15 डायमेंशनल फॉर्मूले हैं जो कि आपके 11th के सिलेबस से रिलेटेड है। अब मैं 12th के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, 12th भी बताऊंगा मैं आपको, पहले 11th को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। 11th के सिलेबस से रिलेटेड जो डायमेंशनल फॉर्मूले। अब एक चीज आ गई कि कुछ ऐसे कांस्टेंट होते हैं जिसका कि डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। लाइक इफ आई डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल
कांस्टेंट। तो हम 9th के सिलेबस से इजीली लिख सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो m माइनस एल क्यूब एंड t माइनस 2 हो जाएगा, है ना। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को हम कैपिटल G से शो करते हैं। तो ये हम निकाल सकते हैं इजिली। आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला 9th में, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इसकी वैल्यू G m1 m2 बाई r स्क्वायर। भाई m1 m2 अगर हैं तो ये किसी फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसमें G जो होता है यही ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा, दैट इज Fr स्क्वायर बाई m1 m2। तो फोर्स आपका होता है mlt माइनस 2, r इज द डिस्टेंस, l स्क्वायर, मास का स्क्वायर हो जाएगा, मास का तो मास ही रहेगा, तो m स्क्वायर। तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो m ऊपर चला जाएगा, तो m माइनस l का पावर टोटल क्यूब हो गया एंड दिस इज योर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना। थोड़ा सा अगर आपको एक्सप्रेशन पता है डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। लाइक 17 एक टर्म आता है, इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सब पॉपुलर है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसके लिए हम सिंबल जो यूज करते हैं, वी यूज द ईटा सिंबल। जैसे अल्फा बीटा गामा होता है, द सिंबल इज ईटा, है ना। तो जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अब कहाँ यूज होता है, अगर वो पता चल जाए तो हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लर्न कर सकते हैं। तो हम एक वर्ड यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं F इज इक्वल टू डेल्टा A डेल्टा V बाई डेल्टा L। ये जो विस्कस फोर्स की वैल्यू होती है वो ईटा A इंटू डेल्टा V बाई डेल्टा L होती है। अब इसमें ये तो फोर्स ही है, ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, A इसमें एरिया होता है, और डेल्टा V बाई L जो होता है दिस इज नोन एज ए वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट, है ना, चेंज इन वेलोसिटी बाय डिस्टेंस। भी हम वर्ड यूज करते हैं ग्रेडियंट, तो चेंज टू डिस्टेंस होता है ना। तो डेल्टा V बाई L क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट हो जाएगा। तो जैसे मैंने सारा कुछ बता दिया तो ईटा के डायमेंशन आ जाएगा। F का आप डायमेंशन लिख दो, दैट इज योर mlt माइनस 2, है ना। ईटा के तो डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे निकालना ही है। एरिया का L स्क्वायर हो गया, चेंज इन वेलोसिटी चेंज वेलोसिटी हो जाएगा, तो LT माइनस बाई चेंज इन लेंथ, कोई भी लेंथ ले लोगे आप इसमें, डेल्टा L ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे L हो गया। तो आप देखो यहाँ से LL तो कैंसिल हो गया, है ना। तो ईटा के डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा। ईटा का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो आपका हो जाएगा ml माइनस 1 एंड t माइनस। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कि जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो ये होता है। तो कुछ अभी आपको पता नहीं होगा, है ना, तो आपको ये थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ेगा, है ना। ये मेमोराइज कर, सर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो वैसे आ जाएगा। हाँ बोलो बेटा। सर इसका फॉर्मूला 6 पाई ईटा RV भी होता है? वो भी होता है, वो भी होता है, वो भी होता है। विस्कस फोर्स का जो फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू द स्टोक्स लॉ, ये 6 पाई ईटा RV भी होता है, उससे भी यही चीज आ जाएगी, दोनों होते हैं। इसको हम स्टोक्स लॉ बोलते हैं। ओके सर। तो स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग भी ईटा आप निकाल सकते थे, वही चीज आ जाती है ना, फोर्स अपॉन RV आ जाता है, उससे भी यही चीज आ जाती है ना, क्योंकि 6 पाई तो एंगल है, वो डायमेंशनलेस है, कोई कांस्टेंट है। तो आप आ गया, तो 7 का आ गया कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, है ना। तो 16 आपने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ले लिया, ये आपका आ गया कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आ गया, है ना। लिख लो आप इसे। इसके बाद फिर हम न्यूमेरिकल्स में भी आएंगे। तो 17, अब जैसे किसी ने पूछा था प्लैंक कांस्टेंट, है ना, तो प्लैंक कांस्टेंट में भी आ जाते हैं कि व्हाट इज द प्लैंक कांस्टेंट। तो प्लैंक कांस्टेंट का हम डायमेंशनल फॉर्मूला हाउ कैन यू फाइंड आउट, है ना। तो ख्याल से यहाँ तक हम आ चुके थे
17 पे, तो प्लैंक कांस्टेंट को हम 18 लिख लेते हैं, 18। तो वी कैन टॉक अबाउट द प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट तो एक्चुअली क्या होता है, जो एनर्जी ऑफ फोटोन होती है, एनर्जी ऑफ फोटोन E इज इक्वल टू होता है HF, वेयर H इज प्लैंक कांस्टेंट और F जो होता है वो फ्रीक्वेंसी होता है ना। तो आ जाएगा आपका कि भाई मुझे निकालना है तो H इक्वल टू एनर्जी बाई फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो एनर्जी तो हम जानते हैं जो वर्क का होता है, और फ्रीक्वेंसी जो होगा ये टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है 1/t, इसी का t-1 हो जाएगा। तो आपका t-1 हो गया। तो जो प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो आपका हो जाएगा ml² इंटू t-1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर, हाँ बोलो सर ये वाला फॉर्मूला सिर्फ फोटोन की एनर्जी के लिए यूज हो सकता है, किसी भी वेव की एनर्जी? हाँ नहीं, सिर्फ फोटोन की एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी ऑफ फोटोन का ये फॉर्मूला है। वेव से तो उसका रिलेशन है ही नहीं, है ना, क्योंकि फोटोन जब आ गया तो फिर वेव कैंसिल हो गई ना। फोटोन तो पार्टिकल नेचर के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो E इक्वल टू HF जो फॉर्मूला है, दिस इज द ओनली फॉर्मूला फॉर एनर्जी ऑफ फोटोन, है ना। तो ये आपका प्लैंक कांस्टेंट आ गया। तो ये अगर आपको पता है कि E इक्वल टू HF होता है तो इसलिए हम निकाल लेंगे। ये आपका प्लैंक कांस्टेंट हो गया। इसके अलावा एक 19 आ जाएगा, उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट, तो जो स्पेसिफिक हीट S होती है, ये होती है बेसिकली आपकी Q बाई M इंटू डेल्टा T, है ना। तो स्पेसिफिक हीट जो होती है, इसमें Q तो हीट है, M इज द मास और डेल्टा T इज द चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज। तो स्पेसिफिक हीट का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, हीट तो एनर्जी होती है, तो ml² t-2, है ना। ये आपका आ गया। नहीं, डायमेंशन में सप्लीमेंट्री यूनिट यूज नहीं होती, क्योंकि सप्लीमेंट्री यूनिट होता है वो तो डायमेंशनलेस होता है, तो उसका डायमेंशन से कोई मतलब नहीं। मास m आ गया, और चेंज इन टेम्परेचर को हम केल्विन लिख सकते हैं, है ना, कि चेंज इन टेम्परेचर का जो सिंबल होगा वो क्या हो सकता है, केल्विन या के। यहाँ से m तो कैंसिल हो गया, है ना। यहाँ पे आपका आ गया, दैट इज योर L² t-2 एंड k-1। सर ये आगे पीछे हो सकते हैं क्या, कि आगे आगे L पीछे पीछे? वैसे सीक्वेंस में लिखते हैं, अदरवाइज आप आगे करो। ये नहीं अगर है तो आप इसको ऐसे लिख दो, मतलब एक होता है ना कन्वेंशन, सीक्वेंस में ऐसे ही फॉलो करते हैं। कन्वेंशन कोई रूल तो होता नहीं, आप आगे पीछे कर लो। मास अगर नहीं है तो m0 हो जाएगा। तो जो स्पेसिफिक हीट है S से डिनोट करते हैं, ये होता है हीट बाय मास इनटू चेंज इन टेम्परेचर। तो हीट, मास, टेम्परेचर के लिए हम केल्विन यूज कर सकते हैं। ये आपका गया। ऐसे आपका हो जाएगा लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, लेटेंट हीट जो होता है वो होता है हीट अपॉन आपका मास, इसमें चेंज इन टेम्परेचर नहीं होता है। तो हीट आपका हो जाएगा ml² t-2 बाई मास हो गया। तो मास मास कैंसिल, ये आपका हो जाएगा L² t-2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर लेटेंट हीट, है ना। ऐसे एक कांस्टेंट होता है 21, वी कॉल एज ए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का भी सिंबल K होता है। तो एक सिंबल कई चीजों के लिए यूज होते हैं। जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है ये आपका होता है एनर्जी अपॉन टेम्परेचर, एनर्जी अपॉन टेम्परेचर। तो जो एनर्जी है वो तो हम जानते ही हैं, ml² t-2 बाई टेम्परेचर K हो जाएगा। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो आपका हो जाएगा ml² t-2 k-1। तो यही पॉपुलर है ना, बेस्ड ऑन द 11th सिलेबस, है ना। इसके अलावा अगर कुछ आएगा तो उस टाइम हम कर लेंगे। सर बताओ। सर तो अगर पेपर में हमें ऐसा कोई दिया हुआ है डायमेंशन और उसमें के लिखा है तो और कुछ मेंशन नहीं है,
तो हम उसको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट लेंगे या फिर टेम्परेचर? वो डिपेंड करता है कि जो पेपर है ना वो किस क्वेश्चन का नेचर कैसा है ना, वो आप धीरे धीरे समझ जाओगे, है ना। भाई एक ही सिंपल जो है ना कई चीज़ों के लिए यूज होता है, मतलब यहाँ पे जो आएगा, जो डायमेंशंस के अंदर चीजें आएंगी, ये तो हमेशा टेम्परेचर ही होंगे, फंडामेंटल में तो ओके टेम्परेचर ही आता है। हाँ, ये चीज का सिंबल कुछ भी हो सकता है ना? सर हम लोग के की हाँ बोलो क्या? सर हम लोग के की जगह थीटा भी यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं, कर सकते हैं, आप चाहते तो यहाँ पे ऐसा लिख लेते हैं, ml² T-2 इंटू थीटा -1, नो, है ना, टेम्परेचर यूज कर लेते हैं, टेम्परेचर के लिए थीटा भी सिंबल हम यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये 20 जो है ना ये पॉपुलर डायमेंशनल फॉर्मूले हैं, है ना, जो कि बेस्ड ऑन द 11th सिलेबस है। आज मैं सिर्फ 11th सिलेबस की बात कर रहा हूँ, मिक्स नहीं करना चाह रहा मैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट हुए, देखो एक दूसरे से कनेक्टेड ही तो हो गए सारे, स्पीड, एक्सलेशन, सारी चीजें आती गई, है ना। फिर हम आ गए इस पे, है ना, कुछ कांस्टेंट पे को डिफाइन कर दिया हमने, पॉपुलर कांस्टेंट हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, है ना, एंड प्लैंक कांस्टेंट, स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट एंड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, है ना, स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट एंड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, है ना। तो ये हमने इसको डिफाइन किया है, ठीक है ना। अब ये आता है कि अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आएंगे कैसे, कि अब तक जो हमने पढ़ा है इसके ऊपर आईआईटी या कहीं भी किस तरह के न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो जस्ट आई विल डेमोन्स्ट्रेट यू कि कैसे न्यूमेरिकल आते हैं, है ना। कि जो जस्ट आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है, तो आई विल शेयर फिर न्यूमेरिकल्स, उसको आप सॉल्व करो और आंसर मुझे चैट करके देना, जिसका आंसर आ जाए मुझे चैट कर देना, वॉइस में नहीं बताना, नहीं तो बाकियों को भी पता चल जाता है ना, फिर वो उसी आंसर को लाने की कोशिश करते हैं। आई विल शेयर फ्यू क्वेश्चंस, उसको थोड़ा सा ध्यान दो। हाँ, ये तो हम जानते ही हैं भाई, अभी मैंने बोला कि भाई व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, नो नीड टू टेल, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ए सही होगा, है ना, कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला ये तो होता है। अभी आप अपना लिस्ट यूज कर सकते हो जो मैंने आपको बताया है, धीरे धीरे आपको याद ही हो जाएगा सब चीजें, है ना। तो इधर इसका ये ऑप्शन आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देखता हूँ। हाँ, यू कैन गो फॉर दिस फॉर्मूला, दिस क्वेश्चन। ये वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी है। हाँ, मास पर यूनिट वॉल्यूम, जब भी मेंशन नहीं हो कि लीनियर है या एरियल है, हम वॉल्यूमेट्रिक की बात करते हैं, मास बाय वॉल्यूम। अगर सरफेस या लीनियर होगा तो वो दिया होगा क्वेश्चन में। Okay, we have got few answers. Let me check. हाँ, यशस्वी बंसल, आर्या, your answer is correct. यशस्वी बंसल, Karan, Yes, sir. answer is correct. Gaurav, your answer is correct.
Aisha, your answer is correct. इजली कर लोगे आप, बहुत कोई मुश्किल चीज नहीं होती है। लेकिन एग्जाम में आता है, एक ईयर तो जेई एडवांस में आए थे 2-2 क्वेश्चंस। मैं आपको बाद में वो दूंगा भी, जब 12th का हम पढ़ लेंगे तो विल सरप्राइज टू नो कि एकदम आसान सा क्वेश्चन पूरे फुल मार्क्स आ सकते हैं जिसमें, तो इसको इग्नोर नहीं करना है इस चैप्टर को आपको। अंकुर, योर आंसर इज करेक्ट। शशांक बेटा ABCD के टर्म्स में लिख दो, ऐसे तो मैं चेक नहीं कर पाऊंगा। A है, B, C क्या सही है? हाँ, योर आंसर इज करेक्ट शशांक। जिनको मैं नहीं बोल रहा हूं मतलब उनके आंसर अभी नहीं सही है। अगर आपका सही होगा देन आई विल नेम, है ना। प्रिंसी सिन्हा, योर आंसर इज करेक्ट। मानवी सही है आपका आंसर। हाँ सही है, मेनी स्टूडेंट हैज गॉट दिस आंसर, सो आई ब्रीफली एक्सप्लेन इट। देखो कुछ नहीं था, इसने बोला था कि कुछ लोगों का भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। फ्यू स्टूडेंट हैज गिवन द आंसर सी, हो सकता है वो अंडरवुड करना भूल गए होंगे, है ना। तो मैं चेक कर लेता हूँ। जैसे आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है फोर्स इक्वल टू x इंटू रूट डी, तो आपको डायमेंशन ऑफ x बताना है, तो डायमेंशन ऑफ x आपको लिख दोगे f इंटू रूट डी तो हो जाएगा, वेयर d इज द डेंसिटी। तो डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, तो m इज द मास, वॉल्यूम इज L क्यू, तो ये ml माइनस 3 हो जाएगा। हाँ हर्ष सिंह, योर आंसर इज करेक्ट, है ना। तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। फोर्स तो होता है mlt माइनस 2, और डेंसिटी जो होगा वो ml माइनस 3 है, लेकिन इसका पावर हाफ भी है ना। इसका पावर क्या है बेसिकली आपका हाफ भी है ना। शिवंग चौधरी, योर आंसर इज करेक्ट, है ना। तो यहाँ से आप कर लो कि भाई मास की टोटल पावर कितनी होगी, 1 प्लस हाफ हो गया, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे हाफ हो गया, इंटू L की टोटल पावर कितनी होगी, 1 प्लस 1 माइनस 3/2, है ना। यहाँ 1 था और यहाँ माइनस 3/2 हो जाएगा ना। और T की टोटल पावर कितनी हो जाएगी, जो एक ही है ही, तो यहाँ से M की टोटल पावर हो गई 3/2, है ना। L की टोटल पावर हो जाएगी माइनस हाफ, एंड T की माइनस 2 है ही, है ना। तो ये आपका आंसर आ गया कि F रूट D से डायमेंशन किया जाएगी इसकी, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ये हम कर सकते हैं सर, है ना। तो कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैलकुलेशन में कोई एरर नहीं होना चाहिए, है ना। हम इसमें जी एडवांस के जो क्वेश्चंस आए थे ना वो भी लेंगे, अभी आज नहीं लेंगे, नेक्स्ट क्लास में, है ना। आप तो देखोगे कि कैसे दो एक क्वेश्चन एक ही साल में आए हुए हैं, है ना। मोर और लेस दोनों का कंसेप्ट सेम था। तो ये आपका गया सर, तो एक्स इक्वल टू एफ रूट डी आ जाएगा, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट देखते हैं, अभी मैं दूंगा सारे। हाँ, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी पॉपुलर, कई बार आ चुका है एग्जाम्स में। क्वेश्चन में m की पावर क्या है? हाँ, m की पावर 5 है, e j square, the power of m is 5 and capital G square।
शशांक एंड आर्या, योर आंसर इज करेक्ट। अब जैसे किसी का करेक्ट आ गया तो किसी का जल्दी आंसर आएगा, किसी का बाद में आएगा, नो नीड। अभी तो हम सीख रहे हैं चीज़ों को, तो उतना स्पीड मैटर नहीं करती है। अभी जब एक बार आपको आ जाएंगे तो फिर स्पीड मैटर करती है, अभी तो स्पीड का कोई रिलेवेंस नहीं। आप करेक्ट आंसर दो बस। आयुष करेक्ट आंसर आपका। Okay, many answer I have got. Khushi, your answer, sorry, Karan, your answer is correct. खुशी थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें। यशस्वी, योर आंसर इज करेक्ट। मानवी, योर आंसर इज करेक्ट। अंकुर, योर आंसर इज करेक्ट। ठीक है, तो काफी लोगों के सही आ गए। शिवांक, योर आंसर इज करेक्ट, है ना। तो मेनी आंसर आई हैव गॉट, गुड, सही है। गौरव, योर आंसर इज, सॉरी शिवांक, योर आंसर इज नॉट करेक्ट। गौरव, योर आंसर इज करेक्ट, है ना। शिवांक आपने आंसर जो दिया है वो ए दिया हुआ है, बल्कि आंसर जो है वो बी इज करेक्ट। एंगल इज द करेक्ट आंसर। मैं डिमॉन्स्ट्रेट करता हूं, ये प्रीवियस ईयर आईआईटी का क्वेश्चन है, दिस इज द जेईई क्वेश्चन। अब तक जो पढ़ा है हमने उसमें जेईई में क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, इससे जेईई क्वेश्चंस, है ना। ठीक है नहीं, तो मैं बताता हूँ अभी आप। गौरव, योर आंसर इज करेक्ट, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो ई इज द एनर्जी, तो एनर्जी का डायमेंशन आप लिख दो ml² t-2। जे इज द एंगुलर मोमेंटम, अब एंगुलर मोमेंटम के लिए सिंबल जे यूज किया है, यूज करने दो। तो एंगुलर मोमेंटम होता है ml² t-1, वो पुट कर दो यहाँ पे ml² t-1, इसका स्क्वायर भी है बाई m5, ये तो ऐसे ही रहेगा। जी का भी आपने पढ़ा है m-1 l³ t-2 होता है, इसका स्क्वायर है ना। अब इसमें आप ऊपर नीचे इकट्ठा कर दो थोड़ा सा, तो m की टोटल पावर ऊपर में कितनी है, 3 है ना। यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे 1 है। l की टोटल पावर ऊपर कितनी है, l की पावर मेरे ख्याल से 6 है ना। यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे 2 × 2 4 हो जाएगा। t की टोटल पावर कितनी है, यहाँ -2 है, यहाँ -2 है, तो t की पावर -4 हो जाएगा। नीचे आप देख लो कितना हो जाएगा, m5 m-2, यहाँ m3 हो जाएगा। l3 × 2 6 एंड t का -4। तो आप देखो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के डायमेंशन तो सेम आ गई, मीन्स एवरीथिंग विल बी कैंसल्ड आउट। मीन्स दिस क्वांटिटी इज का जो डायमेंशन होगा वो m0 l0 t0 होगा। मीन्स दिस एक्सप्रेशन इज डायमेंशनलेस, मतलब लेंथ तो हो ही नहीं सकता क्योंकि डायमेंशनलेस है, मास भी नहीं हो सकता, टाइम भी नहीं हो सकता। तो क्या चीज डायमेंशनलेस होती है, एंगल इज डायमेंशनलेस, है ना। एंगल भी तो डायमेंशनलेस होता है।
तो आपका ऑप्शन जो होगा वो बी सही होगा। तो इज द प्रीवियस ईयर जेई क्वेश्चंस। जेई में ऐसा थोड़ी होगा वो ये पूछेंगे कि राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, आप फटाफट ये लिख दोगे। वो कुछ ना कुछ टिल, देखो इसमें सब कुछ चेक हो गया। क्या क्या चेक हुआ आप थोड़ा ध्यान दो कि ये क्वांटिटी में जो अलग अलग चीजें हैं इसका डायमेंशन आपको आता है नहीं आता है। भाई ई, एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, ये सब जानते हो नहीं जानते हो, ये चेक हो गया क्योंकि आईआईटी मल्टीपल चीजें चेक करता है एक ही क्वेश्चन से। फिर उसके बाद कैलकुलेशन चेक हो गया कि आपने इसका डायमेंशन पुट करके सही कैलकुलेट किया है नहीं किया है, तो कैलकुलेशन करके आपका ये आ गया। फिर आपको ये नॉलेज आया नहीं है कि एंगल डायमेंशनलेस होता है, ये भी चेक हो गया, है ना। तो ये इस तरह से आ जाएगा। तो इस तरह के नेचर के क्वेश्चंस अब तक जो हमने पढ़ा है उसके ऊपर इसी नेचर के क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो सारे कैंसिल्स होके ये आपका सबको आ गया है ना भाई। ये कुछ लोग आंसर सही देंगे, कुछ लोग नहीं भी सही देंगे, लेकिन नहीं सही देंगे मतलब ये नहीं कि मतलब नहीं आ रहा उन्हें, कुछ मिस्टेक्स हो जाती तो नहीं आता है। अल्टीमेटली मैं हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा ही करूंगा, तो आपको आ ही जाएगा। ये सब तो फैक्चुअल क्वेश्चंस है। यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे एक नया टर्म यूज हुआ है तो आई विल एक्सप्लेन अबाउट दिस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका डायमेंशन, इसकी वैल्यू होती है mr स्क्वायर, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर हो जाएगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई नहीं है सर। हाँ, many people has got the correct answer. I may not name Ayush, Yasri, Kunal, Aisha, Shivank, है ना, गौरव, सभी का आंसर सही है। शशांक, your answer is correct. Arya, your answer is correct. Karan, your answer is correct. Manvi, your answer is correct. हाँ, Harsh Singh, your answer is correct. हाँ सही, almost everybody has got the correct answer. Mostly frequency is the correct answer, है ना। Frequency is the correct answer. Princey, your answer is correct, है ना। Frequency is correct answer. तो आपको पता है कि dimensions of the Planck constant and moment of inertia. तो moment of inertia एक नया टर्म आया, मैंने बता दिया ये होता है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो h बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए हम I सिंबल यूज करते हैं, है ना। बाद में आप पढ़ोगे रोटेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो प्लैंक कांस्टेंट होता है एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, अभी तो आपने पढ़ा, सॉरी हाँ, एनर्जी बाई फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी बाई फ्रीक्वेंसी इंटू ml स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो आपका सबका फॉर्मूला पुट कर दो, तो ml स्क्वायर t माइनस 2 आ गया, फ्रीक्वेंसी t माइनस 1 आ गया, इंटू ml स्क्वायर आ गया, है ना। तो ml स्क्वायर यहाँ से कैंसिल,
ये ऊपर जाएगा तो t माइनस 1 आ जाएगा। t माइनस मीन्स 1/t, 1/t मीन्स फ्रीक्वेंसी। ये ऑप्शन सही आ गया है ना, फटाफट निकाल लेंगे। तो फ्रीक्वेंसी इज द करेक्ट आंसर। ये सब तो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, नो नीड टू सॉल्व इट। ओके, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। ये तो कर ही चुके हैं हम। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। Arya, your answer is correct. Shashank, correct. Gaurav, your answer is correct. Ayush, your answer is correct. Yashasvi, your answer is correct. Karan, your answer is correct. Manvi, your answer is correct. Vibhanshu, your answer is correct. Princey, your answer is correct. Okay, many student has got the correct answer. That correct answer is A, time. है ना, आपका किसका डायमेंशन आपको बताना था? सेम GIM² by E², है ना, कि आपको इसका डायमेंशन बताना है कि GIM² upon I²।
है ना? ओके, शिवांक योर आंसर इज करेक्ट, आयशा योर आंसर इज करेक्ट, है ना? तो जी का डायमेंशन आपको पता ही है, अभी आपने पढ़ा, देखो धीरे धीरे याद हो जाएगा, m माइनस प्रैक्टिस से तो याद होता है t-2, है ना? इम्पल्स, अब इम्पल्स क्या होता है मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, दिस इज फोर्स इनटू टाइम। तो अगर नहीं पता है तो हम एक्सप्रेशन से निकाल लेंगे, t इंटू टी, तो ये mlt माइनस 1 हो जाएगा इंटू एम स्क्वायर बाई एनर्जी का स्क्वायर, है ना? बाई नीचे क्या है बेसिकली आपकी एनर्जी का स्क्वायर, तो एनर्जी हम जानते हैं ml स्क्वायर t-2 इसका स्क्वायर। अब आप सारे को इकट्ठा कर लेते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, तो m क्यूब n माइनस 1 मतलब m स्क्वायर आ गया, है ना? l का क्या आ गया, है ना? L3 L4 L4 ही आ गया, है ना? टाइम -2 -1, टाइम का -3 आ गया, यहाँ पे भी m का स्क्वायर आ गया, l का 4 आ गया, लेकिन टाइम का कुछ डिफरेंट आ गया, टाइम -4 आ गया, दिस इज कैंसिल, ऊपर जाएगा तो t बच जाएगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसकी डायमेंशन टाइम की, ऐसा है ना? ये जो डायमेंशंस है दैट इज द डायमेंशंस ऑफ टाइम, है ना? तो अभी जो हमने पढ़ा है इसमें मिक्स करके ही देते हैं कि अलग अलग पता है, कंबाइंड का वो डायमेंशन पूछते हैं, what are the dimensions of combinations। ठीक है, तो ये हमने कर लिया इस तरह से, है ना? ये जस्ट हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, है ना? तो ये जस्ट मैंने आपको जस्ट रिवाइज करवाने के लिए कुछ डायमेंशंस मैंने बताए हैं आपको, और उसके बेसिस पे हमने उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं, है ना? देखो फिजिक्स में करना कुछ नहीं है आपको, कि कुछ 3-4 स्टेप्स में सब चीजें आप करोगे, है ना? कि आप एक तो रेगुलर क्लास अटेंड करो, तो पहली चीज होती है आपकी, जब आप क्लास अटेंड करते हो तो क्लास का नोट्स होना चाहिए आपके पास, क्लास का नोट्स बनाओ हमेशा, है ना? किसी चक्कर में नहीं रहो कि रिकॉर्डिंग देख लेंगे या आप PDF मिल जाएगा, अरे आप जब 1.5 घंटे की क्लास कर रहे हो तो फिर 1.5 घंटे की रिकॉर्डिंग देखोगे, फिर एक अलग से एक डॉक्यूमेंट रखोगे PDF का, इससे अच्छा कॉपी में नोट करते हुए चलो, उसी 1.5 आवर में आपका काम सॉल्व हो जाएगा, तो जो बाकी टाइम बचेगा दूसरी चीज के लिए यूज करेंगे। तो सबसे पहली चीज है क्लास नोट्स, सेकेंड कंसेंट्रेट ऑन द पेस मॉड्यूल, कि जब भी आपका कोई चैप्टर खत्म होता है तो उसका पेस मॉड्यूल, या रनिंग में भी है तो पेस मॉड्यूल सॉल्व करते चलो। थर्ड में कंप्लीट NCERT आपको करनी पड़ती है स्कूल पर्पज से, है ना? तो NCERT भी कंप्लीट करना है। फोर्थ में जो भी चीज डाउट्स होते हैं, वैसे तो बुक्स बहुत सारी हैं, BM शर्मा है ना, सेनेगेज की है, एरुडो है, क्रोटो है, आई विल कीप ऑन टेलिंग कि जब जैसे जरूरत पड़ेगी ना मैं आपको बताते चलूंगा, अभी नहीं है रिक्वायरमेंट, अभी आपको सिंपल सा पेस मॉड्यूल और NCERT पे कंसंट्रेट करना है ना? जब जैसी रिक्वायरमेंट होगी आई विल टेल यू कि नाउ वी कैन गो फॉर दिस बुक, नाउ वी कैन गो फॉर दिस बुक। लेकिन फिलहाल वही होगा ना कि एक पेस का मॉड्यूल आपके पास है, पहले वही कंप्लीट नहीं हो रहा है और हम इधर उधर की बहुत सारी बुक्स कर रहे हैं, तो फायदा नहीं होगा उसका। पहले जो आपके पास अवेलेबल है उसको 100% कंप्लीट करो, है ना? यू कंप्लीट 100%। भाई एक क्वेश्चन इसका आना चाहिए आपको दोनों चीजों का। फोर्थ पे जो भी चीज आप पढ़ रहे हो उसके डाउट्स क्लियर करो आप, है ना? जैसे आप आज पढ़ के गए, कुछ मॉड्यूल सॉल्व किया, तो आपको जो डाउट्स आया उसको पूछ लो, है ना? डाउट्स ग्रुप भी होते हैं, ऐसे इंडिविजुअल भी पूछ सकते हो आप, है ना? और फिफ्थ में टेस्ट, मतलब आपकी स्टडी के यही 5 पार्ट्स होते हैं। इसको अगर आप सिंसियरली करोगे तो श्योर शॉट आपको सक्सेस मिलेगी, देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ दैट, है ना? कि भाई इसके बाद जो भी क्लास टेस्ट हो रहे हैं उसको एकदम सिंसियरली अटेम्प्ट करो, है ना? बाद में टेस्ट सीरीज होंगी, टेस्ट एंड टेस्ट सीरीज, है ना?
तो ये हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं इसमें, है ना। तो इस तरह से आप उसको सॉल्व करोगे, ठीक है नहीं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए हम इतने ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में यूनिट्स एंड मेजरमेंट ही कंटिन्यू होगा, है ना। जब भी मेरे नेक्स्ट क्लास लगेगी तो उसमें यूनिट्स एंड मेजरमेंट को ही हम कंटिन्यू करेंगे, है ना। ओके, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय 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 बाय।